मौलाना अताउर रहमान साकिब साहब हैं, दो टारगेट किलर आए हैं। उन्होंने आके जैसे ये गाड़ी से उतरे हैं, इनके ड्राइवर को उनको ये गर्दन में फायर मारे हैं, दो फायर मारे हैं और वो फरार हो गए। अरशद नामी एक बंदा था इसमें मुल्जमान में, जिसको उन्होंने अपने दबोच लिया। जैसे ही दबोचा तो दूसरा जो साथ था उसने उनके सर में रख के फायर मारा। इन्होंने आगे से बैठे बैठे एक मुल्जम ने उनमें से फायर किए, जो मकबूल कांस्टेबल था उसको हाथ में लगा वहीं पे, वो एट दिस पार वो भी डेथ हो गया। 3 कत्ल इधर हो गए, 3 कत्ल वो हो गए, अनारकली हो गए। तो कहते हैं सर इस तरह है कि इससे पूछा है तो ये कहता है हमने वारदातें बड़ी की हुई हैं, लेकिन हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे, हमने मौलाना जो मोहम्मद हुसैन शेखुपुरा वाले हैं ना, उनका कत्ल कर रहे हैं। ये चीज़ें आलमोस्ट वकूआ के लिहाज से साबित हो चुकी थी कि तरीका वारदात वही एक ही टीम का है। इसको निकालते ही जैसे 2-4 पड़ी हैं तो इसने फ़ौरन कहा कि आतिफ साहब को बुलाएं। तो उन्होंने कहा तू मैं नहीं दसेंगा, उन्होंने कहा तू नहीं पूछेगा मेरे को, जो मर्जी कर ला, मैंने गला काट दे मेरा, मैं दसांगा बताऊंगा आतिफ साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे लाहौर में टारगेट किलिंग के हवाले से। टारगेट किलिंग का एक ऐसा ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स को निशाना बनाया गया। एक स्कॉलर को ड्राइवर समेत कत्ल कर दिया गया, तो एक बड़ी ही मशहूर इमाम बारगाह के मालिक को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक स्कॉलर को उसके ड्राइवर समेत निशाना बनाया जाता है, और पुलिस कांस्टेबल जब उन मुल्जमान का ताक़ुब करता है तो उससे भी शहीद कर दिया जाता है। लाहौर में खौफ व हिरास फैल जाता है और पुलिस उन टारगेट किलर्स को पकड़ने में बाकायदा तौर पर नाकाम रहती है। वो टारगेट किलर्स कौन थे? बिलाखिर उन्हें पकड़ लिया गया, और पकड़ा किसने? इस वक्त हमारे साथ पंजाब पुलिस के दबंग रिटायर्ड डीएसपी आतिफ मेराज मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा केस किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया, और इस वारदात में कौन मुलव्विस था और उनका किस तंजीम के साथ ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने वक्त दिया। आतिफ भाई, बहुत से क्राइम अरसा दराज आपने अपनी ड्यूटी के दौरान देखे, लेकिन टारगेट किलिंग, इसमें एक प्रेशर भी होता है हुकूमत की तरफ से, तो कहाँ पर तैनात थे? कैसे टारगेट किलिंग की ये वाक़यात हो रहे थे, और सबसे पहले कहाँ पे वाक़या हुआ, किस तरह से तफ्तीश को लेकर चले, और फिर देखते ही देखते कैसे पहुँचे? शुरू से बताइएगा तफसीली तौर पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरैशा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। तो इसमें हुआ ये था कि उस वक्त, ये 2002 की बात है, मैं CTD में उस वक्त तैनात था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में उस वक्त तैनात था बतौर इंस्पेक्टर। तो उस वक्त एक सुबह के टाइम पे तकरीबन 7-साढ़े 7 बजे के करीब मौलाना अताउर रहमान साकिब साहब हैं, ये हर जुमेरात को दर्स देने आते थे। यहाँ AG ऑफिस के साथ एक हॉल था वहाँ पे, तो ये अपने ड्राइवर के साथ वहाँ पे दर्स देने के लिए आए हैं। तो पीछे से 2 टारगेट किलर आए हैं। उन्होंने आके जैसे ही ये गाड़ी से उतरे हैं, इनके ड्राइवर को और उनको ये गर्दन में फायर मारे हैं, 2 फायर मारे हैं, और वो फरार हो गए। जब वो फरार हुए वहाँ से, तो उसके बाद रास्ते में ये जैन मंदिर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे जो खैमा सादात है उसके मुतवल्ली हैं हसन रज़ा साहब। ये अपनी बेटी को ये टेक्निकल कॉलेज पैदल ही छोड़ने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल करीब है खैमा सादात जी, बिल्कुल जैन मंदिर में। जी बिल्कुल। और जब ये टारगेट किलर उस वक्त वहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्योंकि ये जल्दी में थे, तो उनकी बेटी के साथ इनका टकराव हो गया। जैसे इनका टकराव हुआ है तो ये नीचे गिर गए हैं। तो अरशद नामी एक बंदा था इसमें मुल्जमान में, जिसको उन्होंने अपने दबोच लिया। जैसे ही दबोचा तो दूसरा जो साथ था उसने उनके सर में रख के फायर मारा, और वो वहाँ से पैदल फरार हुए। वहाँ से उन्होंने रक्षा छीना, रक्षा छीनने के बाद वो गायब हो गए। वो तो लाइलम थे ना कि ये कौन है कौन नहीं, के पीछे टारगेट किसी को करके आया, कोई पता नहीं, वो तो आम पब्लिक समझ के उन्होंने पकड़ लिया, कोई पता नहीं था। वो वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद एहतजाज शुरू हो गए। ये कड़ियाँ मिलाई आपने? जी, मतलब तफ्तीश करते वहाँ पे पहुँचे के यहाँ से मुल्जिम ये पता चल गया ना, जो हुलिये यहाँ पे अनाउंस हुए वही हुलिये जो थे, उन्होंने उधर वारदात की। ठीक है। ये दोनों पर्चे जो थे ये पुरानी नारकली थाने में दर्ज हुए। थाना एक ही था? हाँ जी, थाना एक ही था, जिसमें दोनों मुकदमात दर्ज हो गए। ठीक है, अलग अलग। हम CTD में थे, हमने अपनी एफर्ट शुरू कर दी। इसी तरह लाहौर पुलिस जो है ये भी अपनी एफर्ट कर रही थी इसके ऊपर। ठीक 2 माह के बाद फिर दोबारा इसी तरह
यही टारगेट किलिंग होती है। अच्छा। उसमें जो टारगेट बनते हैं वो थे डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब, ये भी अच्छा। मजहबी स्कॉलर थे। उस वक्त टीवी पे ज़्यादा चैनल्स नहीं होते थे, STN का वो बाकायदा रेगुलर प्रोग्राम करते थे और उनको लोग बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे। अच्छा, वो भी मजहबी स्कॉलर? मजहबी स्कॉलर थे वो भी इसी तरह। वो कोई एक प्लॉट के ऊपर आते हैं मेहरान ब्लॉक के अंदर, सही। वहाँ पे भी सेम वकुआ होता है इसी तरह। जैसे ही गुलशन इकबाल? जी, गुलशन इकबाल थाना है वो। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं वही तरीका इस्तेमाल होता है। ड्राइवर को भी उसी तरह 2 फायर और उसी तरह 2 फायर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक को लगते हैं। ठीक है। वो गिर जाते हैं। अच्छा, पार्क में ना जो इस वक्त तो हमारे अभी उनको मुहाफ़िज़ बोलते हैं, तब टाइगर बोलते थे। ठीक है, टाइगर स्क्वाड। टाइगर स्क्वाड होता था, 2-2 की शक्ल में वो 4-4 लोग जो ना वो गश्त करते थे। ठीक है, बाइकों पे होते थे? बाइक पे होते थे। वो प्राइवेटली उधर अपनी पार्क में बैठे कोई बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने जब आवाज़ें सुनी हैं कि इस तरफ से आई हैं, वो पार्क से निकल के जब वैसे ही वापस आने लगे हैं तो वहाँ पे फ्रूट मंडी है। फ्रूट मंडी की ये समझ लें बैक साइड पे ये वकूआ होता है, तो वो फ्रूट मंडी वाली सड़क है, ऊपर से घाटी है, वो घाटी से नीचे उतर रहे हैं और ये इधर से मुल्ज़मान जो है इधर से उस तरफ को जा रहे हैं। सही। जब आमना सामना होता है ये देखते हैं तो उनको नहीं पता, हालांकि ये अगर गुजरना चाहते तो गुजर जाते, आपस में पता भी ना चलता। लेकिन इन्होंने आगे से बैठे बैठे एक मुल्ज़म ने उनमें से फायर किए, जो अच्छा। मकबूल कांस्टेबल था उसको हार्ट में लगा वहीं पे, सीधा? वो एट द स्पॉट वो भी डेथ हो गया। 3 कत्ल इधर हो गए, 3 कत्ल वो हो गए, अनारकली हो गए। अच्छा, उसके बाद अच्छा, वक्फा है 2 माह का? 2 माह का वक्फा इसमें। 2 माह में वो पकड़े ही नहीं गए, ना पता लगा? नहीं। लेकिन आपने सिर्फ यहाँ से जज किया कि वारदात एक तरह की है, तरीका वारदात यही था। और वो भी मजहबी स्कॉलर थे, फिर रास्ते में अगर कोई आया है उसी तरह इन्होंने इधर हिट किया है, इसी तरह उधर हिट किया है इन्होंने। ठीक है। और एक ही फिक्के से दोनों मजहबी स्कॉलर्स का ताल्लुक था? जी, ये अच्छा। बिल्कुल इसी तरह था। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि पुलिस लग जाती है सारी, हम भी उसी तरह उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, लाहौर पुलिस भी काम कर रही होती है, दीगर एजेंसीज भी काम कर रही हैं, चूँकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शिया कम्युनिटी थी। फिर बीच में मजहबी स्कॉलर से जमातों का प्रेशर था। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे और हर हफ्ते उनको प्रॉपर एक रिपोर्ट जनरेट होती थी लाहौर पुलिस की तरफ से, CCD की तरफ से। खैर, करना खुदा का ये होता है कि मैं CTD से जब ट्रांसफ़र होता हूँ, ट्रांसफ़र होके तो मैं लाहौर पुलिस में आ जाता हूँ और 2004 की बात है कि मैं CAA मॉडल टाउन तैनात होता हूँ। ठीक है। अच्छा, CTD का काम ही सिर्फ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां? जी, वो यही था। हाँ, यही होता था। लेकिन लाहौर पुलिस में भी ये सेल बने हुए थे जो काम करते थे और लाहौर पुलिस ने भी उस वक्त बहुत काम किया हुआ था इसके। CIA भी बड़ी एक्टिव थी? CIA तो थी, CIA एक्टिव थी, CIA करती थी सारा, CIA करती थी। ठीक है। अच्छा, CIA ट्रांसफर हो गए? CIA जो केस था वो वाकई CIA के पास चले गए, लेकिन काम इसी तरह चलता रहा, कोई उनका अता पता ना चला। ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि मैं जो ना जब CAA मॉडल टाउन तैनात होता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन आती है कि इस तरह एक लड़का है जो गुलशन यासीन कॉलोनी में रहता है, इलाका थाना फैक्ट्री एरिया था। तो मुझे इतला मिली कि उस बंदे के घर के दरवाजे जो है ना वो नहीं है। अच्छा। घर के दरवाज़ों में जो बाहर के दरवाजे हैं उनमें ईंटें लगी हुई हैं और जो घर के अंदर वाले दरवाजे हैं वहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं। जो मेन दरवाज़ा है उसका उस पर पर्दा लगा हुआ था। अच्छा। मतलब वो इस काबिल नहीं था कि कोई एक आध दरवाज़ा भी लगा सकते, मतलब गुर्बत की वजह से था। और लेकिन कहा यह गया था कि जी इसके पास नया 125 है, उसका जो आना जाना है ना वो बड़ा मशकूक है। अच्छा। बड़ा दहशतगर्दों की तरह वो उसका ना सिस्टम है, तो आप इसको चेक कर लें। ये खुफिया इतला मिली? मुझे किसी मोहल्लेदार ने बताया। ठीक है। इसके ऊपर मैंने अपने 2 कांस्टेबल जो CAA के थे, जो मैं समझता था कि बड़े समझदार हैं, उनको लगाया और उन्हें समझाया कि यार इसको ना वॉच करना है। हमने उसको 3-4 दिन वॉच किया। वो अक्सर व बेशतर सुबह के टाइम पे निकलता था, तो फिर जो सुबह के टाइम निकलता था फिर गायब रहता था सारा दिन ना। हम पीछा करते रहे, कभी किसी जगह। कोई एक जगह थी वहाँ पे क्या कहते हैं ये सोडीवाल में। हाँ जी। वहाँ पे एक इनका प्रोग्राम होता था, जो ये बैठते थे आपस में, होती थी मजलिस वगैरह होती थी इनकी आपस में बैठ के। ये बगैर दरवाजे वाले का पीछा कर रहे हैं? अच्छा, इतनी चीजें गैदरिंग यहाँ पे थी? यहाँ बैठते थे, यहाँ पे महफिल होती थी, उसके बाद ये डिस्पर्स हो जाते थे। कोई उसमें कुछ इस तरह की चीज नजर नहीं आई। अच्छा, आप इसे चेक कर रहे हैं कि ये कौन है? हम अभी इसको सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी देख रहे हैं कि इसमें कहाँ पे हमें उस तरह की कोई चीज नजर आ जाए। होता ये है कि एक दिन सुबह के टाइम पे मैंने इनको कहा था कि आज इसको ना हर हाल में आपने रोक लेना है। ठीक है। अच्छा,
तो जब इनसे ये वाली बात हुई तो इनको ये भी कहा कि आपने पहले इसको जाने देना है जहाँ तक, फिर आप जब देखें ना कि ये अब थोड़ा सा रेंज से निकलने वाला है तो आपने उसको रोकना है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी रैकी तो चल रही थी। उस दिन होता ये है कि वो घर से निकलता है सुबह के टाइम पे, मेरे जवान भी उसी तरह निकलते हैं। तो मेरी उस दिन कोर्ट में एक एविडेंस थी, मैं उसके सिलसिले में कोर्ट चला गया हुआ था। मुझे बता दिया था उन्होंने कि सर हम इसके पीछे आए हुए हैं, तो ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल में ना इसने अपनी अब मोटरसाइकिल पार्क की है, अब ये ना वैन पे बैठने लगा है। तो उस वक्त आपको पता हाईएस चलती थी सारी, ये हाईएस में बैठा, तो मैंने इन्हें कहा कि अब ये बंदा मिस नहीं होना चाहिए, आपने इसके एंड तक जाना है, ये कहाँ जाता है। अच्छा, वो लड़के हमारे पीछे लग जाते हैं, और जैसे ही पीछे लगते हैं उसके बाद जब मैं कोर्ट से फारिग होता हूँ तो मुझे वो बताते हैं कि सर वो इस तरह हुआ कि हमारी मोटरसाइकिल की चेन ख़राब हो गई, बंदा गायब हो गया, निकल गया, बंदा निकल गया। हम गए पीछे, बड़ी कोशिश की लेकिन हम उसको नहीं पकड़ सके। मैंने कहा फिर इस तरह कर लें, आप वापस जाएं मोटरसाइकिल के पास आप लोग जाके बैठ जाएं, उसका इंजन चेसिस नंबर वो फौरी मुझे भेजें ताकि हम उसको चेक करवाएं। अच्छा, वो जब इंजन चेसिस नंबर मेरे पास आता है, मैं उसको जब चेक करवाता हूँ तो वो मिल्लत पार्क इलाका थाना जो मिल्लत पार्क है ना, वहाँ से स्नैच हुआ होता है। अच्छा, ये समनाबाद के करीब जो समनाबाद के साथ मिल्लत पार्क थाना, वहाँ से ना वो स्नैच हुआ होता है। अच्छा, हम उसकी फिर रेकी पक्की कर लेते हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, तीसरा दिन गुजर जाता है, कोई भी नहीं है। मेरे सीनियर अफसरान के भी नोटिस में होता है, मेरे डीएसपी साहब के भी नोटिस में होता है। डीएसपी साहब ने आगे एसपी साहब जो सीए थे राना मुनव्वर साहब, उनके भी नोटिस में दिया होता है। अच्छा, फिर हम ये होता है कि डिसाइड करते हैं कि जी जो ना इसको ना क्यों ना बैक कर लिया, जो उठा ली जाए मोटरसाइकिल। मेरा ख्याल उसको शायद पता चल गया कि इसकी रैकी लेने नहीं आ रहा, को रैकी हो रही है इसकी, तो इस वजह से वो लेने नहीं आ रहा। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं यार, ज़रा सब्र करते हैं, फिर देखते हैं, एक आध दिन और देख लेते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि ठीक अगले दिन जब हम डिसाइड करते हैं ना कि आप सुबह इसको उठा लेंगे, वो सुबह मोटरसाइकिल लेने आ जाता है। जब मोटरसाइकिल लेने आता है मुसलसल लड़के वहीं पे वॉच करते हैं 24 घंटे राउंड दी क्लॉक। मतलब अब तो 72 से भी ज्यादा घंटे ड्यूटी चेंज करते हैं हम, बंदे चेंज करते हैं, वो पहले वाले आ जाते हैं, दूसरे चले जाते हैं, पहले वाले आ जाते हैं, दूसरे चले जाते हैं। अच्छा, जब ये आता है ना तो इसको पकड़ लेते हैं, फिर मुझे ये बताते हैं कि सर हमने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, इसको लेकर आप सीए पहुँचे, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। अच्छा, खैर मैं जब सीए पहुँचता हूँ तो अभी मैं उससे मिलता नहीं हूँ, तो मैं पूछता हूँ लड़कों से, बताएं। उन्होंने कहा सर ये तो मामला कोई और ही है। मैंने कहा क्या, बताएं। वो कहते हैं सर इस तरह है कि इससे पूछा है तो ये कहता है कि मैंने ना, हमने वारदातें बड़ी की हुई हैं लेकिन हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे, हमने मौलाना जो मोहम्मद हुसैन शेखुपुरा वाले हैं ना, उनका कत्ल करना है। मतलब ये मौका पर ही बता देता है कि ये पकड़े जाने के बाद सीए आके जब थोड़ा सा इसको गर्म किया जाता है तब ये बता देता है कि जी मैंने ये करना था। मतलब और ये मोटरसाइकिल के बारे में बता देता है कि मोटरसाइकिल किसी कादियानी से स्नैच की हुई है। अच्छा, जब ये मैं चीज़ें सुनता हूँ तो जाहिर है इसको थोड़ा सा वो 3rd डिग्री कर रहे होते हैं लड़के, हल्का हल्का। इसको मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ रोक दें इसको, सारा कुछ अभी रहने दें, इसको साइड पे करें, मैं खुद इसको देखूंगा, इसको ना छेड़े, इसको नहीं छेड़ना। मैं खैर जब उसके पास जाता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ, जब मैं उसको इंटरव्यू करता हूँ तो इंटरव्यू में मुझे 8-10 वारदातें उसी वक्त बता देता है। अच्छा, और साथ में एक अरशद नाम के लड़के का नाम लेता है कि वो हंजरवाल का रिहायशी है और मजदा चलाता है, इधर से चूनिया से इधर, तो वो मेरे साथ है। हम वारदातें करते हैं, हम अपने तौर पे ही ना, हमें पता है कि ये बंदा जो ना ये ठीक नहीं है, मौलाना मोहम्मद हुसैन जो है शेखुपुरा वाला, ये गुस्ताखे रसूल है, ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो इस वजह से खैर उससे मीठी मीठी बात होती है। तो पहले मेरा ये होता था कि अब हम अरशद को पकड़ लें पहले, ठीक है ना। सर हम अपनी कोशिश करते हैं। अरशद इसका साथी है? इसका साथी है। हम इसका नाम क्या है? इसका नाम मोहम्मद फारूक था। ठीक है। अच्छा, ये गुलशन यासिन कॉलोनी का रिहायशी था। अच्छा, हम उसके पीछे लगते हैं, हम वेट करते हैं, पता चलता है कि वो गया हुआ है। जाहिर है पहले रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद चेक करते हैं कि बंदे को भिनकना पड़ जाए ताकि ये गायब ना हो जाए। सही। सर अल्लाह का करना ये होता है कि 2 दिन हमें लगते हैं। हम इसको मजदा जैसे ये इसका आता है, ये अपने स्टॉप पे उतरता है, दूसरा ड्राइवर वहाँ से चेंज होता है। हमें ये भी पता चल जाता है कि अब ये ड्राइवर जो ना ये खड़ा है, उसके इंतज़ार में ये वो आएगा, ये आगे से गाड़ी लेगा, वो अपने घर जाएगा। जैसे आता हम उसको क्लीन पिक करते हैं, वहाँ से हम ले जाते हैं जब अरशद को। जब ये साथ ही होता है फारूक? नहीं, फारूक नहीं होता। फारूक तो हमारे पास है ना। फारूक की निशानदेही पर पकड़ते हैं? निशानदेही के ऊपर। अच्छा। हम उसको पकड़ लेते हैं, जब पकड़ के हम उसको लेके जाते हैं, जब सीए जाके हम अपनी उसकी तफ्तीश शुरू करते हैं। वो तो पहले वारदात ही नहीं मानता, जब वारदात नहीं मानता फिर वो भी आ जाता है वारदातों के। पिस्टल पुस्टल निकलता है कोई उससे? मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, उसमें ये होता है
कि जब ये वाला मामला हम इसको देख लेते हैं, मुझे समझ आ जाती है, फिर चूँकि मेरे स्ट्राइक में था सारा, मेरे बिल्कुल जहन में था वो वाला वकूआ सारा, उसी तरह के उन्होंने जो प्रोफेसर ताउर रहमान साकिब का मर्डर किया, ये वही टीम है जिसने उनका किया। ये चीज़ें आलमोस्ट वकूआ के लिहाज से साबित हो चुकी थी कि तरीका वारदात वही एक ही टीम का है। खैर उस वक्त मुझे नहीं पता था कि सीआईए ने इसका फॉरेंसिक करा दिया हुआ था, जो पिस्टल की जो गोलियां चली थी, ठीक है, कि पिस्टल एक ही इस्तेमाल हुआ है दोनों वारदातों में। अच्छा, मुझे नहीं पता था, एक ही पिस्टल इस्तेमाल हुआ था, मुझे नहीं इस बात का पता था। खैर मैंने ना फ़ारूक को प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया, उसकी हमने इसके सामने तफ्तीश शुरू कर दी, अरशद की। खैर जब ये सिलसिला था, मैं बार बार इससे इन कत्लों के बारे में पूछता था, तो उसी बात में बात निकली कि इनको इसी मामले में सीआईए कोतवाली ने उठाया था और 2 महीने इनकी तफ्तीश होती रही थी वहाँ पे। लेकिन ये वहाँ पे चूँकि ब्लाइंड मर्डर थे, सच कोई ऐसी बात, कोई छोटा मोटा क्लू भी नहीं था, तो ये वहाँ से निकल आए। जब निकल कर ईजी हो गए, इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कल को कुछ इस तरह का सीन हो सकता था। इन्होंने वैसे भी सब्र किया, और सब्र करने के बाद अब ये फिर सरगर्म थे मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरा साहब वाले जो हैं उनके लिए। अच्छा, मैं इसकी तफ्तीश इसी तरह करता रहा, बड़े प्यार के साथ इसको, जो मैंने खाना मंगवाना मैंने इसको भी साथ खिलाना, और मैं जब इससे वो सवाल करता था ना तो इसका रंग पक्का हो जाता था। कि कौन सा सवाल का कि यार उन्ना कतला जो मैनू नहीं हजम होते पे यार, वो ये नहीं मानता था, ये नहीं मानते थे। अच्छा, ये इसने बताया भी नहीं ये इसने तफ्तीश में ये बता दिया कि हमने प्लान बनाया था, सिर्फ हमें नहीं पता ये इस बात पीछे का। वाली जैन मंदिर वाली कोई स्टोरी और गुलशन इकबाल वाले मजहबी स्कॉलर का जिक्र नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये आपको पनप रहा था, मतलब कि ये वही हो सकता, क्योंकि मैं उसके पर काम करता रहा था ना, मैं सीटीडी में रहा हूँ, मुझे ये पता था, मैं दोनों वकूवे मैंने विजिट किए थे। और ये कितने माह गुजर चुके थे इन वारदातों? ये तकरीबन 2 साल हो गए थे। दोनों वारदातों के 2 साल बाद ये मेरे काबू आए। अच्छा, ठीक है ना। जब ये आए हम उसी तरह फिर करते रहे, फिर और आपने इसकी रैकी की है, मतलब एक डकैत या अननोन क्रिमिनल हमने तो उसी तरह समझ के ना, डाकू समझ के, टारगेट किलर आपने नहीं पकड़ा था, लेकिन चूंकि जो इसकी बातें थी, उनकी बातों से मुझे स्मेल आती थी, और ये मुझे ये भी हो जाता था कि यार मैं जब भी इसे सवाल करता हूँ ना ये वाला, तो ये क्लियर नहीं है, इसके अंदर है मैल अभी है इसके, ये साफ नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैं इसको कहता था कि फारूक देख ला यार, मेरी बेइज्जती ना करवाई तू, मैं तेन कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें मैंने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ है, सच बोलोगे तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा यार, तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तुमने अगर किसी मतलब नेक मकसद के लिए अपने जेहन में रख के ये काम किया है ना, तो आप ये बात बताओ मुझे, मैं इंशाल्लाह तुमसे वादा करता हूँ जो तुमने किया वही होगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। ठीक है। जब ये बात होती थी तो वो यही कहता था। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि 15 दिन हम इनके साथ खपते रहे, लगे रहे। अच्छा, अरशद दूसरी तरफ, अरशद से तो आप ये सलूक नहीं रख रहे थे? नहीं, अरशद से हम पूरी तफ्तीश करते थे, पूरा मुल्ज़मान वाला वो इतराफ़ करता था, वो सिर्फ ये वारदातें माना था बड़ी मुश्किल से, जब इनका आमना सामना करवाया था वो भी बहुत पक्का था। अपनी तरफ से वो अपने ईमान को पक्का करके बैठा हुआ था। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब ये हम इस पे फिर फैसला कर लेते हैं कि यार 15 दिन हो गए हैं, अब इनको जो ना हम डिस्पोज ऑफ करें और दूसरा किसी काम पे लगें, और वेरिफिकेशन भी कर ली थी हमने ऑलमोस्ट सारी। फिर इसने जो हमें 3 मोटरसाइकिलें बताई, उनमें एक मोटरसाइकिल थी, फिर इसने हमें बताया कि जी एक कैरी डब्बा था जो गुलशन रावी जाते उर्दू बाज़ार में उसकी दुकान थी, वो कादियानी था, उससे हमने कैश छीना था, उसकी हमने 3 दिन रैकी की, रैकी करके ये गुलशन रावी रहता था, गुलशन रावी में वो भी पर्चा निकल आया। इस तरह जो जो इन्होंने इंकशाफ किए थे ना, वो पर्चे सारे निकल आए। ठीक है। 8-9 पर्चे थे, वो सारे निकल आए। सर हमने कहा कि चलिए ठीक है, ये वाला काम ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन टेक्निकली मैं इसको कह के गया हुआ था कि इसको बड़ा प्यार किया हुआ है, ठीक है ना, इसको मैंने अपनी तरफ से मोहब्बत भी बड़ी की हुई है। इसके ज़हन में अगर कोई इंसान का बच्चा होगा ना तो ये सच ज़रूर बोलेगा। ठीक है। मैंने अपने एक तफ्तीशी को कहा कि यार आप ना जो ना, अब मैं जब जाऊंगा ना तो रात को आपने इसको निकाल लेना है, इसकी तफ्तीश करनी है, फारूक की अब तफ्तीश करनी है। ठीक है ना, इसको निकाल लेना है, और तुमने कहना है कि भाई इंस्पेक्टर साहब तो गए, अब डिप्टी साहब ने मेरे ज़िम्मे लगा दिया है, तो तू अब बताएगा मुझे हर चीज़। ठीक है। खैर इसको जब निकाला, इसको निकालते ही जैसे 2-4 पड़ी हैं तो इसने फ़ौरन कहा कि आतिफ साहब को बुलाएं। उन्होंने कहा तू मैनू ही दसेगा, उन्होंने कहा तू नहीं पूछेगा मेरे को, जो मर्जी कर ला, मैनू गला काट दे मेरा, मैं दसांगा, बताऊंगा आतिफ साहब को। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़ा सलूक किया है,
तो अब सच भी मैंने उन्हें ही बताना है, आप उन्हें बताएं। खैर मुझे रात को फ़ोन आ गया उसका कि सर आ जाए, बंदा चल पे है जी सर। मैंने कहा कोई बात, उसने कहा जी कोई बात नहीं कि सिर्फ आपको बुला रहा है। बुला रहा है। मैं खैर आया, जब आया मैं बैठा, हाँ फ़ारूक खैर है, तो क्या हुआ है फ़ारूक, इन्होंने को मारा तुम्हें, निकाला? उसने कहा हाँ जी मुझे मारा है। मैं कहा फिर तू मैनू क्यों बुलाया? फिर कहते ज़ाहिर है मैंने पता लग गया कि जो DSP साहब हैं उन्होंने दे दिया इनको, अब ये चेक करेंगे, तुम्हें अब बताओ। कहता नहीं सर ये जितना मर्जी चेक करते हैं, आपने जो मेरे साथ सलूक किया था ना, तो मैं आपको हर बात सच्ची सच्ची बताऊंगा। अच्छा, मतलब ये वाला पैंतरा भी पुलिस में काम कर जाता है, प्यार करने वाला। देखें टेक्निकली हमने बंदे को देखना होता है। हाँ। बंदे की नफ्सियात देखनी होती है कि वो मार से डरने वाला नहीं था। नहीं, मार से कुछ नहीं निकलना था उनमें से। अच्छा। बिल्कुल कुछ नहीं निकलना था, मतलब जितना मर्जी मार। आगे 2 महीने तो मार खा चुके थे वो। अच्छा, ये वही है जिनको पकड़ा था पहले? CAE ने पकड़ा था, 2 महीने ये CAE की मार खा के गए हुए थे। वो क्या इनसे क्वेश्चंस करते थे? उन्होंने किस शूबे में पकड़ा था? उन्होंने इसी शूबे में पकड़ा था जो 2 कत्ल हुए थे। अच्छा। 3 कत्ल उधर हुए थे, जो 3 कत्ल इधर हुए थे, उस शूबे में इन्होंने इनको उधर से पकड़ा था जहाँ इनकी महफिल होती थी। अच्छा। सोडीवाल से। अच्छा। उधर से पकड़ा था भला स्टाफ पे। लेकिन ये नहीं माने थे। और फिर 2 महीने के बाद क्लियर हो गया, क्योंकि थोड़ा जमातों का भी प्रेशर होता है, लोगों का भी प्रेशर होता है कि एक चीज़ मिली नहीं, कुछ मिला ही नहीं उनसे, तो जाहिर है फिर उन्होंने छोड़ना था। तो एक क्लू भी नहीं मिला इनका। उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था कि बंदा मोबाइल फ़ोन से कोई लोकेशन चेक कर लेता है इनकी, कोई वैसे इनकी मूवमेंट चेक कर लेता, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे? हाँ, मेरे से कहता है कि पहले सब इनको निकालें बाहर। अच्छा। सबको। मैंने कहा चलो सब बाहर चले। सबको बाहर निकाल दिया, सामने फ़ारूक रह गया, इधर मैं बैठ गया, दोनों बैठे थे। कहता सर जी पहले नंबर पे तो आप मुझे माफ़ी दे दें कि मैं आपसे झूठ बोलता रहा हूँ। आप जो सवाल करते थे ना प्रोफेसर ताउर रहमान साकिब वाला, हमने किया। अच्छा। और दूसरा भी हमने किया। कैसे किया? खैर इसने बताया कि जी मैं था, हमारे साथ एक शहबाज जलाली था, ये इचरा का रहने वाला है, और तीसरा ये अरशद था। हमने इस महफिल में बैठते थे, वहाँ पे बातें होती थी, तो हमने अपने तौर पे ये कहा कि यार ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये सवाब का काम है, इनको हमने कत्ल करना है। इसके लिए हमें ज़ाहिर हमने कोशिश शुरू कर दी, रैकियाँ शुरू कर दी हमने, लेकिन हमारे पास पिस्टल नहीं थे। अच्छा, तंजीम कोई नहीं थी पीछे? कोई तंजीम नहीं थी, खुद ही अपना ग्रुप बनाया हुआ था इन्होंने? खुद ही अपना इन्होंने ग्रुप बना लिया था। अच्छा। और उसमें इन्होंने इनका एक मतलब जो जमात का छोटा सा ओहदेदार था, पंजाब का लगा लें या लाहौर का लगा लें, पत्तोकी का रहने वाला था, डॉक्टर शाहिद उसका नाम था। ये था अपना होम्योपैथिक डॉक्टर ना, उसे इन्होंने कुछ और कह के इनसे ना पिस्टल मंगवाए। उसने किसी जो बकौल जब वो पकड़ा गया उसने भी बताया कि जी ये मैं रेडी वाले से मैंने मंगवाए थे, जो ये दाने वाने भूनते हैं पठान, उनसे। तो मतलब 10-10 हज़ार का उन्होंने उस वक्त पिस्टल मंगवाए थे। इन्होंने उससे बात की, शाहिद ने कहा ये तो मसला क्यों नहीं, मैं आप लोगों को पिस्टल मंगवा दूंगा, वो भी इस महफिल में आता था। अच्छा। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि इनके पास अब पिस्टल आ गए जो डॉक्टर शाहिद ने इन्हें मुहैया किए। उसके किसी और चीज़ के लिए लेके दिए कि इसी टारगेट के लिए? बकौल इनके कि हमने इसको नहीं बताया था, लेकिन अब जो बात थी वो निकली थी बात कि उसने अपने इसी मकसद के लिए इनको दिए थे पिस्टल। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि शहबाज जलाली और ये अरशद जो है और फ़ारूक, शहबाज जलाली और फ़ारूक, ये उस वक़्त मौके के ऊपर आते हैं। सही। और साइकिल पे आते हैं, साइकिल बाहर खड़ी करते हैं AG ऑफिस के बाहर, ये वहाँ पे वेट करते हैं। साइकिल पे आ जाते हैं, गरीब लोग थे ना, साइकिल पे आते हैं, वेट करते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी एंटर होती है, आके गाड़ी रुकती है, इधर से वो उतरते हैं। इन्होंने आपस में डिसाइड किया होता है, शहबाज जलाली वो जाता है ड्राइवर के ऊपर और ये जाता है प्रोफेसर ताउर रहमान साकिब साहब के ऊपर। दोनों को गर्दन में एक टाइम पे फायर मारते हैं, 2-2 फायर मारते हैं और उधर से पैदल भागते हैं। साइकिल छोड़ जाते हैं? साइकिल छोड़ देते हैं। और वहाँ पे जो इनके लिए फिर जो ना आगे मोटरसाइकिल खड़ी होती है इधर मौज दरिया में परली साइड पे, ये उसको साइकिल को छोड़ते हैं। जब भागते हैं, क्योंकि साइकिल पे तो भागना नहीं है, आते साइकिल पे हैं कि किसी को शक ना हो। वो मोटरसाइकिल भी थे ना, वो मोटरसाइकिल लेते हैं। जैसे ही मोटरसाइकिल लेते हैं, और मज़े की बात ये है कि जब ये आते हैं साइकिल के ऊपर, अरशद मोटरसाइकिल के ऊपर आके उधर मोटरसाइकिल खड़ी करता है, ठीक है, और वो साइकिल के करीब आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुआ करके भागना है तो उसने साइकिल निकालनी है। अच्छा, जैसे ये वहाँ से फ़रार होते हैं तो खैमा सदात के मतवली थे हसन रज़ा साहब,
ये अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, ये साथ ही आपको पता है वो टेक्निकल कॉलेज है, ये वहाँ जा रहे होते हैं। जैसे ही ये उसके करीब पहुँचते हैं तो इनकी जो बेटी है उसमें इनकी मोटरसाइकिल लगती है और ये गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो हसन रज़ा जो हैं वो एक को ना अपना गिरफ्त कर डाल लेते हैं। वो जैसे ही उसको पकड़ते हैं, रूटीन में अपनी बेटी को शायद छेड़ने लगे थे, वो पकड़ लेते हैं। उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ पता नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, ये बंदे कौन है। वो जो दूसरा है साथ, वो ऊपर से सर में फायर मारता है हसन रज़ा के। हसन रज़ा एट दी स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, मोटरसाइकिल इनकी वहीं पर रह जाती है। ये वहाँ से पैदल भागते हैं और जो जैन मंदिर वाला चौक है वहाँ से एक रिक्शा छीनते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, निकल जाते हैं आगे जाके वो जो रिक्शा है वो हाई कोर्ट वाली बैक साइड जो है वो जो टीपा का ऑफिस है उस सड़क से अंदर जाके वो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तब सीसीटीवी ये वो कोई रुझान नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई नहीं था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, खैर ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद सारी पुलिस लग जाती है उसके ऊपर, हम भी लग जाते हैं। मैं भी मौका विजिट करता हूँ, देखता हूँ आके, सारा हर चीज़ अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। ये पता चल जाता है कि ये टारगेट किलिंग है, ठीक है ना, और ये दहशतगर्दी है। खैर उसी तरह मुकदमात जो हैं वो दहशतगर्दी के पुरानी नारकली में 2 मुकदमात अलग-अलग दर्ज हो जाते हैं। फिर इसी तरह वक्त गुजरता है। 2 महीने के बाद अगला वक़ूआ होता है मेहरान ब्लॉक के अंदर, सब्ज़ी मंडी की 1-2 गलियां छोड़ के इस गली में। अच्छा, वो क्या वक़ूआ होता है? वो वक़ूआ इस तरह होता है कि इसी तरह ये जो प्रिंस शादी हाल में जो डॉक्टर गुलाम मिर्ज़ा मलिक हैं, वो एक मजहबी अपना ना नशिस्त करते होते थे हर वीक में। तो ये वहाँ पे शहबाज जलाली उन्हें मिलता है, ये उसके प्रोग्राम में जाते थे। शहबाज जलाली उन्हें मिलता है कि जी मैं आपका बहुत मोतक़िद हूँ, तो मेरे पास एक प्लॉट है, मैं वो आपके अदारे को देना चाहता हूँ। अच्छा, ये इस तरह इनकी ना ये कन्वर्सेशन को 2 महीने चलती है आपस में। फिर वो टाइम फिक्स होता है, कि जी आप इतने बजे उसी प्लॉट के ऊपर आ जाएँ। 80 नंबर प्लॉट है मेहरान ब्लॉक का, या कितने नंबर प्लॉट था, कि जी आप उधर ही आ जाएं, हम आपको वो प्लॉट दिखा देते हैं। ये टारगेट किलर खुद गया है उनके पास, ये साथ गया, उनके पास गया, वहाँ पे उनसे बातचीत हुई है, बाकायदा टेलीफोनिंग ट्रांसफर हुए आपस में, प्लॉट पे बुलवा लिया। हाँ जी, टेलीफोन करते थे उनको, प्लॉट पे उन्हें बुला लिया। ठीक है, वो अगले दिन सुबह अपने ड्राइवर के साथ निकले। वो जैसे ही उस जगह पे पहुँचे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे उनकी गाड़ी रुकी है, ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। शहबाज जलाली और फारूक ने ये भी वाकया किया। शहबाज जलाली, फारूक और अरशद, ये तीनों ही थे उधर, तीनों थे। ठीक है, जैसे ही ये उधर रुकते हैं जाके, इसी तरह अब ये टारगेट जो ना वो अरशद करता है। ठीक है, अरशद जो है वो जाता है उनके ऊपर, उनके ड्राइवर के ऊपर, और फारूक जो है ना ये जाता है डॉक्टर गुलाम मिर्ज़ा मलिक के ऊपर। मतलब फारूक सरगुना टाइप था, मेन टारगेट वो अचीव करता वो था। असल में इनका जो ना वो था शहबाज जलाली जो था, ये मेन था इनका, मेन था, जो असल दिमाग था ना इनका, वो था। लेकिन मारने में जो आगे वो फारूक तीनों इकट्ठे थे। क्योंकि फारूक ने पीछे भी मजहबी स्कॉलर को फारूक ने टारगेट किया। हाँ जी, और साथ शहबाज ने किया, फिर इधर अरशद ने किया और फारूक ने किया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये उनको कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद ये सीधा गली में भागते हैं। आगे 2 पुलिस के कांस्टेबल जो थे वो उसी तरह अपना ना पार्क के अंदर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है पेट्रोल का भी एक सिलसिला होता है, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उन्होंने 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है उस वक्त। अच्छा, वो आवाज़ सुन के ना फायरिंग की, वो इसी साइड पे आ रहे होते हैं कि जिधर से आवाज़ आती है कि ये क्या हुआ है। जैसे इनका आपस में आमना, ये घाटी है सब्जी मंडी वाली, जैसे ये इधर ऊपर से उतरते हैं तो ये आगे से फारूक वगैरह आ रहे होते हैं। अगर ये खुदा न खास्ता आपस में क्रॉस भी कर देते तो शायद वो इन्हें रोकते भी ना, वो तो अपने ध्यान में उसी तरफ जा रहे थे जिधर से आवाज़ आई थी। ये देखते हैं तो कहते हैं कि लो जी पुलिस आ गई है। ये पीछे से बैठे बैठे ना फारूक फायर कर देता उनके ऊपर। जो मकबूल कांस्टेबल था जिसके हार्ट में गोली लगती है मौके के ऊपर ही, वो गिर जाता है उधर ही, और ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये रौला पड़ जाता है, मतलब सेम रौला पड़ जाता है। वो आपको पता है फिर लोकल पुलिस जो है उसके लिए भी मुसीबत है। अच्छा आतिफ भाई, अब ये जो टारगेट किलर है, जो मतलब एक क्रिमिनल के तौर पे आपने मशकूक जानते हुए उसे पकड़ा और इतनी वारदातें आपके सामने उगर रहा है, वो क्या इंकशाफात कर रहा है? ये तो आपके पास पहले भी इंफॉर्मेशन थी कि ऐसे ऐसे मर्डर्स हुए,
अब ये वो दास्तान सुना रहा है कि ये वही फारूक जो है, ये मुझे अब दास्तान सुना रहा है, मैं उसके मुंह से सुन रहा हूँ। अच्छा, ये उसके मुंह से सुना, उसके मुंह से सुन रहा हूँ। ठीक है। जब ये सारी बातें उसने बता दी हैं, गुलशन इकबाल वाला वाकया भी बता दिया, वो वाले 3 मर्डर, ये गुलशन इकबाल वाले जब उसने बता दिया। अच्छा, ड्राइवर को क्यों टारगेट करते थे? ड्राइवर को इसलिए टारगेट करते थे कि एविडेंस ना रहे, ड्राइवर देखे ना, हमें पहचाने ना। अच्छा, तो मास्क नहीं पहनते थे ये? नहीं, कोई मास्क वाला चक्कर ही कोई नहीं था। अच्छा, ओपनिंग था ये बस इन्होंने वो सोचा हुआ था ना, मतलब उसको भी बुरा समझते थे कि ये इनको लेके फिरता है। हाँ, इस वजह से। ठीक है ना। फिर जब ये बातें उसने मेरे से मुझे डिस्क्लोज की हैं सारी फारूक ने, तो फारूक के बाद मैंने अब उसे कहा कि यार फारूक, बात सुनो, ये तो बातें इधर होती हैं हमारे सीए में हो रही हैं, मैं आपको 100 दफ़ा सवाल कर चुका हूँ, आप मेरे बाद आप मेरे जवानों के साथ रहे हैं, किसी ना किसी ने आपको पढ़ा दी होगी सारी बातें, आप झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं सर जी, मैं अब आपसे झूठ नहीं बोल रहा। और तब उसकी जो शक्ल है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, जिस तरह वो पहले एकदम रंग बदल जाता था, रंग बदलता था ना, वो नहीं बदलता था। और वो रोटी भी एक ही खाता था, एक से ज़्यादा उससे खाई नहीं जाती थी। अच्छा, जब ये उसने बता दिया ना सारा कुछ, फिर उसने मुझे खुद ही कहा कि सर मैं आपको हर जगह पे ले जाऊंगा, जहाँ जहाँ जो हुआ है, जो वकूआ किया, जो वकूए पैसे छीनने के किए, जहाँ जहाँ हमने रैकियाँ की, जिधर आप कहेंगे मैं आपको ले जाऊंगा, जहाँ से हमने मोटरसाइकिल स्नैच की, ठीक है, जिस बंदे से स्नैच की, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा सारा कुछ। खैर, मैंने थोड़ा वक्फा दिया उसे, मैंने उसके लिए कहा कि खाना लेके आए, खाना लेके आए, खाना खाया। अब यकीन करेंगे, उस दिन उसने पेट भर के खाना खाया। जब उसने मुझे सच बता दिया ना सारा, अब वेरिफिकेशन करनी थी उसकी, और मतलब ये इतनी बड़ी बात थी कि इसके ऊपर पूरी पुलिस लगी हुई थी, सीटीडी लगी हुई थी, और सब मतलब किसी के हाथ नहीं आ रहे थे, बस रिपोर्टर पार्टी अब हो रही थी, जी कर रहे हैं, अभी कामयाबी और नहीं 2 हुई। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, और इतना बड़ा केस, टारगेट किलर। हाँ जी। अच्छा, अभी आपके आला अफसरान को पता लग गया? नहीं, तब नहीं बताया, मैंने नहीं बताया था, अभी जाहिर अभी मैंने इसको मैच्योर करना था, उसके बाद फिर बताना था जाके। ठीक है। सर, मैंने फरूको का यार अब खाना खाओ तुम। जब उसने खाना खाया ना, तो उसने पेट भर के खाना खाया, मेरे सामने 3-4 रोटियाँ वो खा गया। तो मैंने कहा फरूक, आज तो बढ़िया रोटियां खा रहे हैं यार, पहले तो तुझसे रोटी नहीं निकलती थी। उनका झूठ बोलता था, लेकिन मेरा ज़मीर रोज़ मुलामत करता था कि मैं आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, इसका भी एक क्रिमिनल पे असर होता है, बड़ा टारगेट किलर पे असर होता है। अल्टीमेटली इंसान होता है, देखिए हर इंसान को ब्रेक करने के कुछ तरीके होते हैं, वो आप अब जो आप, हमने तो यही सुना है कि पंजाब पुलिस के पास छितर है और टॉर्चर है, देखिए छितर वाली कोई बात नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने भी आज तक केसेस किए हैं, उसमें 3rd डिग्री नहीं है। मैंने सवालों में उलझाया उसे, सवालों में उलझाने के बाद फिर रूबरू उसके जो ज़मीर के साथ बात की है। जब ज़मीर के साथ बात होती है ना, फिर बात क्लियर हो जाती है, फिर पता लग जाता है, पता चल जाता है। अच्छा, अब खाना खुना खिला दिया, खाना खिला लिया, आराम से तसल्ली कर ली। फिर मैंने कहा चलो जी गाड़ी निकालें। अब देखें रात का टाइम है, ठीक है। वो मैंने कहा फरूक, जिस तरह तुम भागे थे ना, आपने हमें वापस लेके जाना है, ठीक है। फिर हमने गाड़ी निकाली कि चलें भी बिठाएं। मैंने फरूक को अपने साथ आगे ड्राइवर के साथ बीच में हमने बिठा लिया, ठीक है, सरकारी गाड़ी में। अच्छा, फिर जो हमारे पीछे मेरे लड़के थे, स्क्वाड था, उसको भी कहा कि भाई ध्यान से एक्टिव रहना, क्योंकि 15 दिन हो गए ये हमारे पास था। हो सकता है इसके कुछ साथियों, जिस तरह की ये बात सुना रहा है, कोई और आए बंदा, मतलब मुलज़म को छुड़ाने की कोशिश करे या कोई और मतलब हमारे साथ कोई वाक़या हो जाए। बिल्कुल हमने अलर्ट तरीके से उसको मैं लेके गया हूँ। जब हम गए हैं, ये ठीक एक वादत रोड के ऊपर, अब वहाँ पे मैकडोनल्ड्स बन गया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे एक पेट्रोल पंप होता था उस वक्त, बिल्कुल होता था। वो उस गली से राइट, और हमें जो उस वक्त एविडेंस मिली थी वो सेम इसी तरह मिली थी जिस तरह ये हमें उस वकूवे के ऊपर लेके गया। वहाँ पे लेके गया उसने, जाके हमें बताया कि इस तरह वो गाड़ी रुकी, इस तरह की उनकी गाड़ी थी, इधर से ये गया, इसने फायर मारा, इधर से मैंने फायर मारा। अरशद भी साथ है आपके? हाँ जी, मैं अरशद भी साथ है। अरशद खैर मैं उस वक्त साथ नहीं लेके गए हम, क्योंकि हमें निशानदेही सिर्फ पहले इससे करवानी थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको मैच्योर करना था, ठीक है। अच्छा, जब ये लेके गया हमें बाकायदा तौर पे, ये उसी जगह के ऊपर लेके गया, उसी प्लॉट के ऊपर लेके गया कि जी यही जगह थी जहाँ पे हमने उनका मर्डर किया था। हम यहाँ से भाग रहे थे, अरशद मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। तो यहाँ से इस घाटी से आगे से ये पुलिस वाले आ रहे हैं, 2 पुलिस वाले आ रहे हैं। हमने देखा तो हमने कहा कि शायद जो ना इन्होंने ये हमारी तरफ आएंगे, हमें रोकेंगे। तो मैंने दूर से ही उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही मैंने 2-3 फायर किए तो वो गिर गए हैं। मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ पे फायर लगा, कहाँ पे फायर नहीं लगा। ये हमें अगले दिन पता चला
कि उनमें से एक सिपाही जो है वो भी मौके पे शहीद हो गया था। अच्छा, खबर देखी। अब हम फिर उस तरह मतलब गायब गुयब हो गए। हम अपना काम शाम धंधे पे लग गए। हम साल बिल्कुल नहीं बोले, हमने कुछ 2-3 महीने आपस में मीटिंग भी नहीं की, हम आपस में भी नहीं मिले, क्योंकि हमने अपने टारगेट अचीव किए थे जो हमने खुद ही पैदा किए थे कि हमने इनको मारना है। कोई लाइन नहीं आई किसी ने कोई लाइन नहीं, लेकिन हमारे जेहन में था उस वक्त सारा कि ये पीछे से कोई गेम है, ये पूरी तरीका कार होगा, इनको कन्विंस किया होगा, उसके बाद ये तैयार हुए होंगे, फिर इन्होंने किया जाके। खैर किस्सा मुख्तर ये कि उसने पूरा वो वकूआ दिखाया। उसके बाद फिर ये गया उधर एजी ऑफिस, इसने वहाँ पे भी सेम उसी तरह सारी चीज़ें बताई। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि टेक्निकली पुलिस के पास थी, उस वक्त शायद हमारे पास नहीं थी। ठीक है, वो भी उसने बताई। वो फिर जब मिसलें मैंने मंगवाई तो मिसलों में वो सारी चीज़ें साबित हुई। सही। अच्छा, उसके बाद इसने खैमा सादात वाले जो थे उनका भी बताया। खैर किस्सा ये था कि जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, फिर हमने अरशद को निकाला। हमें तकरीबन सारी रात लग गई। फिर अरशद पहले जब नहीं माना था, उसने कहा बुलाएं अरशद को। अरशद का आमना सामना करवाया, फिर अरशद भी ब्रेक हो गया। फारूक ने कहा कि मैंने बता दिया। यार मैंने अब बता दिया, अब तेरी मर्जी है, तू जूते खाने हैं, जो करना है तू करता रहे। इनकी उम्रें क्या है भाई? उम्रें ये तकरीबन उस वक्त 22, 24 साल के नौजवान थे। और फैमिलियां हैं इनकी? फैमिलियां थी, बकायदा फैमिलियां थी। अच्छा, शादीशुदा थे? हाँ जी, नहीं गैर शादीशुदा थे। अच्छा, दोनों? तीनों ही गैर शादीशुदा। मतलब माँ बाप वालिदैन बहन भाई सारे थे, सब थे। अच्छा। फरूक की छोटी छोटी बहनें थी। अच्छा, जब शहबाज जलाली के जब उसने सारा हमें बता दिया, सारा फरूक ने भी अरशद ने भी सारा इसको कंफर्म कर दिया, उसके बाद हमने शहबाज जलाली के पीछे भी जाना था। जब शहबाज जलाली का सवाल हुआ तो वो इन्होंने बताया कि जी शहबाज जलाली जो ना कुछ 3-1 महीने पहले इसको इचरा में घर की छत पे वो कुछ ठीक कर रहा था, तो उसको करंट लगा तो उसकी डेथ हो गई है। फिर जब हमने वेरीफाई किया तो वो वाकई उसकी इसी तरह मौत हो चुकी थी। हाँ, ठीक है, मौत हो चुकी थी उसकी। वो इनका तीसरा पार्ट था और मेन बंदा था इनका, जो सरगुना कह लें, जो असल प्लानर था, जो करना किस तरह है सारा। फिर उसके बाद हमने वो शाहिद को भी उठाया, हाफिज शाहिद जो जिसने पिस्टल लेके दिया शाहिद था, उससे भी किया वो सारा। चूँकि वो फिर जब बात आ जाती है पिस्टल कहाँ से लिए, आगे उसने पठान का बताया, पठान को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खैर किस्सा मुसर के वो नहीं मिल सका जिससे इन्होंने पिस्टल लिए थे। पिस्टल भी रिकवर हो गए। अच्छा, जब पिस्टल रिकवर हो गए तो ज़ाहिर है फिर चलान वगैरह बनने थे। जब मैंने वो सारा इनको करके कोर्ट में पेश किया, जब सुबह सीनियर अफसरान को पहले बताया, जब बताया तो सब हैरान रह गए। फिर एसपी साहब भी आए, चौरी शफकात साहब एसएसपी साहब थे, बिल्कुल ऐसे वो मतलब बतौर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे, वो भी आए। उन्होंने आके उसको इंटेरोगेट किया सारा। फिर इनके जो शहीद हो चुके थे हमारे प्रोफेसर अताउर रहमान साकिब साहब, उनकी फैमिली को बुलाया। डॉक्टर गुलाम मुर्जा मलिक साहब की फैमिली थी, उनके हमाद बेटा वगैरह दूसरे बाकी सब लोग आए, उनकी बेटी, हाँ जी, सारे आए। उन्होंने आके खुद सुना अपने मुँह से, इनको सारा इन्होंने अपने मुँह से सारी बातें उनको बताई। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस हुआ सारा, इन्होंने हर चीज़ जो ना बता दी, सारा का सारा। ये उसी तरह फिर हमने इनको चलान किया और ये हमारी समझ लें कि लाहौर पुलिस की एक बहुत बेहतरीन काविश थी और बहुत बड़ी कामयाबी थी। हाँ जी, हमारी। और 2 साल बाद 2 साल के बाद और वो भी टारगेट किलर, वो टारगेट किलर और बड़े स्कॉलर्स को निशाना बनाना अभी इन्होंने करना था। तीसरा टारगेट था मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरा वाले जो थे। अच्छा, वो हयात है? अब तो मेरा ख्याल शायद वफात पा गए, लेकिन उस वक्त जो है ना उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्होंने ये उनको टारगेट करना था और उनकी ऑलमोस्ट इन्होंने रैकियां मुकम्मल की हुई थी। अच्छा, सारी। अच्छा, वो रुकावट कहीं पे वो शहबाज, वो जो जलाली, क्या इनका कोई था जो वो शहबाज जलाली जो ना, अब इन्होंने आगे टारगेट वो हिट करना था। जब जैसे ही शहबाज करंट लगने की वजह से, उसकी वफात हो गई थी, लेकिन अब ये अपना प्लान कर रहे थे। अब इनका प्लान पूरा था। अच्छा, फिर उसमें हमने ये तीनों को चलान किया, शाहिद को चलान किया और फारूक और अरशद, ये चलान हुए उसमें। डॉक्टर शाहिद जिसने असला लेके दिया जी, डॉक्टर अरशद जिसने असला लेके दिया, वो मानता था मैंने इसलिए असला लेके दिए? नहीं, वो नहीं ये बात मानता था, लेकिन ये भी नहीं कहते थे कि हमने फिर उसके ऊपर ज्यादा, चूंकि वो मौके पे नहीं था, हमने भी उसको फिर 109 में रख के हमने उसको भी चलान कर दिया था। अच्छा, जेल भिजवा दिया था? जेल चले गए थे। अच्छा भाई, क्या वजह के आम घरों के लड़के 24, 25 साल के इतने बड़े टारगेट किलर बन गए और पूरे लाहौर को उन्होंने तंग कर दिया, मतलब बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया? इसके पीछे वजह क्या आपको नजर आई? देखें, वजह इसमें देखा जाए तो इंतहा पसंदी, जवान थे, मजहबी थे,
ठीक है, नमाज कुरान पढ़ते थे। लेकिन अब आप ये देख लें कि ये गाइडलाइन की बात है कि उनको क्या गाइडलाइन दी गई है या उनके जहन में क्या बनता है। उस वक़्त ये इनके सुन्नी तहरीक के एक लीडर थे जो कराची में कत्ल हुए थे, उसके बाद ये स्टेप लिया गया था। हालांकि सुन्नी तहरीक जो थी ये बड़ी सादा सी जमात थी, बड़ी बड़ा कोई मसला ही नहीं था, कोई इसमें इस तरह का मतलब था, आंसर था ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमने फिर इसको पूरा इंटरोगेट किया, पूरा सीनियर अफसरान ने भी इनको इंटरोगेट किया कि इनके रवाबित जो थे पीछे तो नहीं थे किसी जगह पे, लेकिन कोई भी ऐसा राब्ता साबित नहीं हो सका, कोई तारे नहीं हिला रहा था, नहीं कोई इनकी तारे नहीं हिला रहा था। ये अपने तौर पे लगे हुए थे। और जो लोग इस तरह काम करते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। और जो जवान बच्चे इस चीज़ में चले जाते हैं, जिनका ज़हन ट्रैक से उतर जाता है, वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं, बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन अल्लाह ने करम किया, बेशक 2 साल के बाद, अब चूँकि इन्होंने फिर सरगर्म होना था शहबाज के बाद, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने खैर की कि ये हमारे काबू आ गए। अच्छा आतिफ भाई, ना कोई टेक्नोलॉजी, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे मुखबर कह लें, सोर्स कह लें, जो भी कह लें, कि मतलब इतला मिली आपको कि एक घर है उसकी ईंटें नहीं है, मतलब दरवाजे नहीं है, ईंटों से बंद किया हुआ है, एक पर्दा लगाया हुआ है और मोटरसाइकिल रखी हुई, इस पॉइंट से इतने बड़े टारगेट किलर आपके हाथ में आ गए, मतलब ये जैसे एक मिसाल बनी अन्य हथ बटेरा समझ लें। हाँ, ये होता इसी तरह है। देखें, ये हमें इस तरह आती हैं, इतलात आती हैं, हम इसको फिर देखते हैं, मैच्योर करने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्या हो सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है। अब मेरी जगह पे आप भी होते ना, आप भी यकीनन इस बात पे गौर करते कि यार इस बंदे ने घर के दरवाजे नहीं लगवाए हुए और ये 70-80 हज़ार रुपये की उस वक्त मोटरसाइकिल लेके फिर रहा है। 70-80 हज़ार में तो इसके घर के पूरे दरवाजे लग जाने थे। बिल्कुल ऐसे तो ये क्या है। और फिर सब मोटरसाइकिल पे आना, ऐसे सीट लंबी करके पीछे बैठना और ऐसे देखना, अगर किसी ने इसको रोकने की कोशिश करनी या मोहल्ले में किसी ने इसको कोई बात कहनी तो इसने ऐसे देखना, वो बंदे ने घबरा जाना कि यार ये तो दहशतगर्द टाइप बंदा है। इसी वजह से, इसकी इन हरकतों की वजह से हमारे पास ये बात आ गई, ठीक है, और अल्लाह ने ये करम किया, हमने ये सारा मामला ट्रेस आउट कर लिया। अच्छा आतिफ भाई, क्या बना फिर उनका? आपने गिरफ्तार कर लिया, इतराफ़े जुर्म कर लिया, उन्होंने जेल भिजवा दिया बस? नहीं, हमने जब उनको जेल भेजा, जेल पूरा हमने प्रॉपर उनको चलान किया, ठीक है, और पूरा लीगल डिपार्टमेंट की जो थी हमारी मुशावरत के साथ हमने उनको प्रॉपर चलान किया। फिर उसमें चूँकि पिस्टल एक ही चला हुआ था, फिर उसको भी हमने बड़े तरीके से उसको उनके साथ जाके एडजस्ट किया कि चूँकि पिस्टल तो 2 थे लेकिन चलता एक था। उसकी वजह ये थी कि जो एक पिस्टल था वो सही चलता नहीं था, ठीक है ना। इधर जो कत्ल किए इन्होंने एक पिस्टल से उस इधर किए, फिर दूसरे पिस्टल से इन्होंने उधर किए, ठीक है। जो मेन थे, जो मेन टारगेट थे वो दोनों थे। चूँकि उनमें से जो प्रोफेसर अताउर रहमान साकिब हैं और डॉक्टर गुलाम मिर्ज़ा मलक वाली जो साइडों से गोलियां मिली थी वो एक ही पिस्टल की थी। लेकिन वो चूँकि दूसरा पिस्टल जो था उसकी गोली उससे शायद मैच नहीं हो सकी थी, तो लेकिन ये था कि फिर हमने उसको एडजस्ट कर दिया था, उसमें सारा वो एडजस्ट हो गया था। जब ये चलान हो गए हैं उसके बाद जो मुझे सुनने में आया था कि जो डॉक्टर गुलाम मिर्ज़ा मलक साहब हैं उनकी फैमिली ने शायद इन्हें माफ़ कर दिया था फ़ारूक को। अच्छा। तो चूँकि आपको पता है कि लोग जो हैं वो सारा फिर उस तरीके से पीछा भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डरते हैं लोग भी। हाँ जी, घबरा जाते हैं। और फिर उनको ये भी आता है, क्योंकि इन्होंने स्टोरी यही बनाई हुई थी कि जी पुलिस ने ऐसे ही पकड़ के हमारे लड़कों के ऊपर डाल दिया, जबकि उन्होंने खुद इनके मुंह से पूरे इंकशाफात सुने थे, ठीक है। और जो फिर वो तो मेरा ख्याल 2, 4, 5, 6 महीने शायद अंदर रहा फ़ारूक जो है वो निकल गया। लेकिन जो अरशद था उसके लिए मैं 2014 में एविडेंस के लिए गया तो वो जेल में था। फिर ये 2015 में ना मुझे मिला, मैं समनाबाद इशारे पे था, सरकारी गाड़ी के ऊपर मैं जा रहा था, तो मेरे साथ भगा के आके इसने मोटरसाइकिल खड़ी करके, किसने? अरशद ने। अच्छा। सर जी अस्सलाम वालेकुम। और मैंने कहा तू किस तरह भाई? कहता सर जी मैंने भी माफ़ी हो गई है। उन्होंने भी शायद माफ़ कर दिया, लेकिन उससे को तकरीबन 10 साल वो भुगती है उसने। 10 साल के बाद उसकी भी माफ़ी उसके घर वालों ने दी। डॉक्टर जो थे प्रोफेसर अताउर रहमान साकिब साहब थे, उनके घर वालों ने उसे माफ़ किया तो फिर उसकी माफ़ी हुई है। अदरवाइज केस इतना मजबूत था, वो सजाए मौत होना था। अच्छा, और फ़ारूक ने भी सजाए मौत होना था, लेकिन माफ़ी दे दी उन्होंने। लेकिन उसमें एक कांस्टेबल उन टारगेट के अलावा और एक मतवल्ली जो खैमा सदात के थे, वो अलहदा मुद्दई थे, उन्होंने भी माफ़ कर दिया था। अच्छा, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी ने माफ़ कर दिया, सभी ने माफ़ कर, सभी ने माफ़, फिर माफ़ी हो गई। बड़े लकी थे, इतने ज़्यादा मर्डर्स किए उन्होंने, और फिर बस वक्त के साथ आपको पता ही है, फिर जब वक्त चलता है तो फिर हर बंदे की एक अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अपने मामलात भी होते हैं, ज़रा कोर्ट को फेस भी करना होता है, वकला भी करने होते हैं उनको, फिर
क्योंकि वो थे इसी तरह कत्ल मतलब सोच समझ के, और यही मर्डर्स किए उन्होंने जिंदगी में, सिर्फ यही मर्डर किए और 8-10 इससे पहले नहीं किए? नहीं, इससे पहले नहीं किए थे। अच्छा, वो वारदातों में भी चलान किया वारदातों आपने? में भी, सब चलान हुए थे वो सारे। ठीक है। तो भाई ये नौजवान बच्चे किस तरह से ये खुद ही तैयारी करके खुद ही एक गैंग बना लेते हैं जैसे इन्होंने बना लिया और टारगेट किलर बन गए? वालिदैन को क्या चाहिए, कोई मैसेज? देखिए उसमें ये है, मेरा ये जो मैसेज है ये वालिदैन के लिए इस तरह है कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। ख़ासकर जो मजहबी घराने हैं, बच्चे जब जाते हैं उनको इंडिपेंडेंटली खुला ना छोड़ें, उन पे नज़र रखनी चाहिए, उनसे बातचीत भी करते रहें और उनका नुक्ता नज़र भी देखते रहें। क्योंकि अगर वो इनको ऐसा समझते थे कि ये गुस्ताख हैं तो वो यकीनी तौर पे अगर बाप उस पर तवज्जो देते तो वो यकीनन बात कहीं ना कहीं निकल जाती, तो वो उनको समझाने वाले बनते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरा कहने का खासकर अब आजकल तो सोशल मीडिया का मतलब दौर है और इतना ज़्यादा दौर है, अपने जो जवान बच्चे हैं खासकर जो टीनेजर हैं उन पे कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और उनके मोबाइल जो है ना, हाँ जी, मोबाइल भी वॉच करने चाहिए और उनके ऊपर गहरी नज़र रखनी चाहिए ताकि कोई ऐसा ज़ाहिर है कोई किसी इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि कैसे एक आम से घरों के बच्चे खतरनाक किस्म के टारगेट किलर्स बन गए और उन्होंने लाहौर में ऐसी खौफनाक कार्रवाइयाँ की जिसमें पुलिस की भी उन्होंने दौड़ें लगवाई और 2 साल बाद बिलाखिर आतिफ मिराज साहब और इनकी टीम ने उन्हें धर लिया और फिर उन्होंने इंकशाफात भी किए, उनको उनके किए की सज़ा भी मिली, बाज़ माफ़ भी कर दिया गया। लेकिन जुर्म उन्होंने यहीं से शुरू किया, आपस में बैठते थे, बातें करते थे और जुर्म की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि 6 अफराद की ज़िंदगियां निकल गई, जिसमें पाकिस्तान के 2 नामवर मजहबी स्कॉलर थे, एक मतवल्ली था, एक कांस्टेबल था और साथ उनके ड्राइवर हजरात को कत्ल कर दिया। तो लिहाजा आप अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और ये देखें कि आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको वक्त ना दे सकें और वो भी किसी ऐसी दलदल में धंस जाएं जिससे निकलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को तमाम मामला से आगाह रखिए और ख़ास ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।